हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, आज हम समझेंगे एनआरए सीईटी के बारे में। क्या है ये एनआरए सीईटी और क्यों हम आपको इस एसएससी, आरआरबी और बैंक पीओ की क्लास में ये पढ़ा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि सितंबर 21 में सीईटी लेने जा रही है एनआरए। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाम से ही समझ में आता है, समझते हैं पहले हम इसके नाम को ही। कॉमन यानी कि हमारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी और गवर्नमेंट के हैंड्स थे, जैसे कि आरआरबी हो गया या फिर अपना एसएससी हो गया या फिर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सभी जो थे अब ये सभी अपना प्री एग्ज़ाम और अपना लेवल 1 एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं। जी दोस्तों, अभी अपना जो लेवल 1 एग्ज़ाम्स थे उसको लेने के बजाय सिर्फ एक ही टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे अपने लेवल 2 और अपने मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा दोस्तों, एक बात आप एकदम समझ लीजिएगा कि एनआरए सीईटी जो है ये आपको जॉब की गारंटी नहीं दे रहा है। आप इसे पास करते ही जॉब नहीं मिल जाएगी आपको। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आप एलिजिबल हो गए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। यानी कि जब एसएससी आपको बुला रहा है तो जॉब देने के लिए नहीं बुला रहा है, वो बुला रहा है आपको कि आप उसका मेंस का या उसका लेवल 2 का एग्ज़ाम दीजिए। तो इसलिए इसे एलिजिबिलिटी कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि आप जो है किसी जॉब के लिए लायक बन रहे हैं। आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि जॉब के लायक तो मान लीजिए 20,000 बंदे होंगे एक जॉब के लिए, तो उनमें से मिलनी है 5,000 बंदों को। तो एसएससी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट जो सेकंड लेवल का टेस्ट और इंटरव्यू लेवल का टेस्ट है वो तो अभी भी लेगा। बस आपको छुटकारा मिल रहा है कि आप एसएससी या फिर कोई भी आरआरबी या दूसरे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनका लेवल 1 का एग्ज़ाम आपको ना देना पड़े। आप डायरेक्ट जो है इस एग्ज़ाम को देते ही लेवल 2 पे या फिर मेंस लेवल पे पहुंच जाएं और फिर उसके बाद से आपको जो नॉर्मल प्रक्रिया पहले होती आई रही थी वही प्रक्रिया अभी भी अपनाएंगी ये सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इसलिए बस इसका फ़ायदा ये है कि जो पहले आपको 10 जगह जाना पड़ रहा था वो बस आपको एक ही जगह काम हो गया है प्रिलिमिनरी में। और ये सीईटी कंडक्ट किया जाएगा एनआरए के द्वारा। तो दोस्तों, अब ये समझिए आप कि ये जो सीईटी है गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। गवर्नमेंट ने इसे ऐसा इसलिए कहा है क्यों करा है, क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता था कि एक बच्चे को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसे साल में दसियों तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे। और ये बात तो आप खुद ही बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि आरआरबी का फॉर्म भरो, फिर आईबीपीएस का फॉर्म भरो, फिर एसबीआई पीओ का भरो, कहीं पे एलआईसी पीओ का भरो, फिर आरआरबी के, फिर आरबीआई के लिए ग्रेड का फॉर्म भरो, आरबीआई ऑफिसर का फॉर्म भरो, फिर आपको जो है एसएससी के सीजीएल का फॉर्म भरो, सीएचएसएल का फॉर्म भरो, जीडी का फॉर्म भरो। और बहुत सारे दुनिया भर के फॉर्म हमारे छात्र भरते हुए फिरते थे पूरे साल में ही। लगता था कि पढ़ाई कम कर रहे हैं और फॉर्म भी ज़्यादा भरे जा रहे हैं। और हर एक फॉर्म में 500 रुपये, कहीं 1,000 रुपया खर्चा मान लीजिए। तो मान लीजिए कि भाई आपका जो है साल का 10,000 रुपये का खर्चा तो यही होगा कि भाई जाके फॉर्म भरो जगह जगह जाके, और फिर जगह जगह जाके सबके लिए सबके एग्जाम दो। और बच्चे एकदम परेशान हो जाते थे, जबकि सब आते तो एक ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही है, फिर क्यों इतने सारे एग्जाम्स। तो फाइनली गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। अब हमें लेना है एक ही एग्जाम, कॉमन एंट्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये टेस्ट करेगा आपके लेवल, आपके इंटेलिजेंस लेवल को नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी लेवल को। यानी कि सीईटी कोई आपको जॉब नहीं देने जा रहा है, सीईटी बस आपको ये बताने जा रहा है कि आप जॉब के किस हद तक, किस जॉब के कुछ हद तक लायक हैं। यानी कि एसएससी कहेगा कि भाई ठीक है, आपके अगर सीईटी में मान लीजिए 200 में से 170 या 180 मार्क्स आते हैं तो आप मेरे लेवल 2 के लिए ट्राई कीजिए या मेरे मेंस लेवल पे ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि आप जो है हम आपको जॉब देंगे या नहीं देंगे। इसी तरह एस आरआरबी कहेगा कि भाई मैं आपको 80 परसेंटाइल पे ये वाली जॉब दूंगा, 70 परसेंटाइल पे मैं आपको जो असिस्टेंट वाली जॉब दूंगा। एलआईसी कहेगा कि भाई मैं आपको 95 परसेंटाइल पे अपना असिस्टेंट की जॉब दूंगा। या फिर आईबीपीएस कहेगा कि मैं आपको 75 परसेंटाइल पे क्लर्क की जॉब दूंगा।
तो इसी तरह सबने और परसेंटाइल यानी कि रैंकिंग, यानी कि आपके जो ये जो जितने भी स्कोर्स थे जो इन सभी एजेंसीज को मिले, इन्होंने रैंक कर दिया और कहा कि एटलीस्ट इतनी परसेंटाइल आनी चाहिए, यानी कि इतनी अच्छी रैंक आपकी आनी चाहिए, तो आप हमारे यहाँ सेकंड लेवल के लिए अप्लाई कीजिए। तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि सीधा ही कि भाई वो सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है सीईटी से। अच्छा, अब क्या होता था कि भाई आप मान लीजिए आपने एक बार एग्जाम दिया एसएससी लेवल 1 का, बहुत अच्छा गया आपका, आप पास भी हो गए उसमें, फिर आपका पर मेंस खराब हो गया। अब अगले साल आप क्या करेंगे, मेंस देंगे? नहीं, मेंस तो डिपेंड करेगा भाई आप अगले साल आप लेवल 1 कैसे कर रहे हो उसका। तो अब अगले साल आप लेवल 1 दोगे। अब पता चला आपने मेंस की तैयारी तो बहुत ही बेहतरीन कर ली, अब आपका लेवल 1 खराब हो गया। अब क्या होगा भाई, आप अगले साल फिर ट्राई करो। इस बार आपको लेवल 1 फिर से देना है, फिर मेंस फिर से देना है। पता चला अब लेवल 1 भी हो गया, मेंस भी हो गया, अब इंटरव्यू में अटक गए। अब अगले साल फिर से ट्राई करो, लेवल 1 फिर मेंस फिर इंटरव्यू। तो ये जो स्कोर है हमारा, इस सभी मुसीबत से हमको आजाद करता है। कैसे? क्योंकि आपका एक सीटी स्कोर 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। 3 इयर्स एलिजिबिलिटी है इस एलिजिबिलिटी टेस्ट की। यानी कि अगर आपका एक बार आपने एग्जाम दिया सीईटी, तो आप 3 साल तक एकदम भय मुक्त होकर अपने मेंस की तैयारी करते रहिए, या जिस भी एजेंसी में आपको जाना है उस एजेंसी की तैयारी आप करते रहिए। उसका मेंस और इंटरव्यू एग्जाम आप एक साल फेल हुए तो अगले साल दीजिए, फिर तीसरे साल दीजिए। अच्छा, एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको इसमें। क्या? मान लीजिए पहले साल आए आपके 75 परसेंटाइल, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्या-क्या आपने कमियाँ करी हैं। आपने अगले साल एग्ज़ाम दिया 90 परसेंटाइल, अगले 6 महीने बाद ही आपने एग्ज़ाम दिया तो ले आए आप 90 परसेंटाइल। अब आपको लगा यार इतनी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, एक और बार ट्राई मार लेते हैं, क्या पता इस बार 95 ही आ जाए। आए आपके 85, थोड़े ज़्यादा हो गए आप ओवर कॉन्फिडेंट। तो अब इन तीनों में से कौन-सा स्कोर आपके लिए एप्लीकेबल होगा? समझिएगा, 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा, 1 to 3 इयर्स के लिए 75 परसेंटाइल, ठीक। और 90 परसेंटाइल अब क्योंकि ज्यादा आ गए हैं तो 1.5 साल से जो हमारा शुरू था ये अप्लाई रहेगा 3.5 साल तक, यानी कि 4.5 0.5, यानी आधे साल से लेकर 3.5 साल तक, और ओवरऑल 3 साल तक। अब जो आपके 85 परसेंटाइल कम आ गए हैं, अब यहाँ एक पंगा आता है। क्या? जो आपकी 90 परसेंटाइल थी ना, वो तो अभी भी एप्लीकेबल रहेगी 3.5 ईयर्स तक, पर जो आपने मान लीजिए 6 महीने बाद ये दिया है, तो उसके 6 महीने बाद ये एप्लीकेबल वाला रहेगा 85 परसेंटाइल। यानी कि अच्छी बात ये है कि अगर आने वाले आपने टेस्ट में खराब भी परफॉर्मेंस कर दिया तो आपका हाईएस्ट स्कोर तो फिर भी मेंटेन रहेगा। आपको जो एलिजिबिलिटी मिलेगी आपके हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि आपके लेटेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग। तो आप बार बार अगर ट्राई करते रहेंगे अपना प्री लेवल भी, तो भी अगर मार्क्स सुधरे तो अच्छा, ना सुधरे तो पहला मार्क्स तो आपके लिए 3 साल के लिए है ही। पहली बात तो अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और चीज करी है इसमें सीईटी में, क्या कि ऑनलाइन कर दिया है। यानी कि अब आपको जो है पेपर पे एमसीक्यू में गोले मार्क करना या टिक मारने की से मिल गया है छुटकारा। इसका क्या मतलब हुआ? भाई कई छात्र आते थे हमारे पास हर साल, कहते हैं कि भाई सर हमने क्या किया, आता तो था आंसर, गोले मारने की जगह मार दी हमने टिक, सारा पेपर हो गया खराब। कोई आते हैं कि सर आंसर तो आता था बट आधा गोला ही मार्क किया, जल्दी जल्दी में ध्यान दिया नहीं हमने, तो वो आंसर पता नहीं अब राइट सही मानेंगे, गलत मानेंगे मानेंगे या इनएलिजिबल कर देंगे। कोई कोई आता है कि सर बाहर निकल गया था, थोड़ा सा ज्यादा ही कई बार तो बाहर निकल जाता है। तो अब पता नहीं वो एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू का ऑटोमेटिक टेस्ट होता है इनका, या जो भी प्रोसेस होता है वो क्या लेगा उसको। या कई आते हैं कि सर आंसर तो सीधा मैंने गलती से ए पे मार्क कर दिया, ध्यान रहा नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे को मुझे तो वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ गया, मेरे को आता हुआ क्वेश्चन भी बड़ा दुख हो रहा है कि छूट गया। ऑनलाइन में क्या है कि अब आप जो है ना 10 बार ए बी सी डी एक ही क्वेश्चन में करते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है। फाइनली जो आपने फाइनल जिस क्वेश्चन पे टिक मारा है वो आपका माना जाएगा राइट आंसर। अच्छा, मान लीजिए आपने अटेम्प्ट करा, आगे बढ़ गए, अब आपको याद आया नहीं यार मेरा थर्ड क्वेश्चन जो था ना उसमें मैंने बी मार्क कर दिया, मार्क करना था मुझे डी। तो अब आप पीछे जाएंगे, उस क्वेश्चन पे डी वापस मार्क करेंगे, फिर आप आगे अपना बढ़ सकते हैं। ऐसा ही होता है सभी ऑनलाइन टेस्ट में, और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज आपको देने जा रही है ऑनलाइन टेस्ट में जो सितंबर में कंडक्ट होगा।
और हर 6 महीने में आप ये अपने आप को ट्राई करते रहिएगा। सीईटी के लिए एकदम जो है तैयारी रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छात्र कहते हैं कि भाई हमने सर एग्जाम दिया था इस बार, पर हमें रियलाइज हो गया कि हमारा जो है ना थोड़ा जीके कमजोर हो गया। तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। 6 महीने बाद ही तो आ रहा है टेस्ट, पूरे साल थोड़ा नहीं जा करना आपको। 6 महीने बाद आप एग्जाम दे दीजिए। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट ये सीईटी कर रही है ना इस साल, तो कर रही है सिर्फ 3 ही एजेंसी के लिए। ध्यान से समझिएगा, RRB, SSC और बैंक पीओ। इन तीनों एजेंसीज के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये तीनों के प्री एग्जाम या लेवल 1 एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इनकी जगह आप दे रहे हैं सीईटी। बट आगे जाके मान लीजिए 6 महीने बाद, इस एग्जाम के 6 महीने बाद या 1 साल या 2 साल बाद से जितने भी हमारे पीएसयूज हैं, यानी कि पब्लिक कंपनी जैसे कि ओएनजीसी, आईओसीएल, बार्मर और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो जैसे कि हमारा हो गया बीएसएनएल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, इन सभी के लिए भी गवर्नमेंट सीईटी ही अपनाने जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने जा रहा है ये इन सब से। साथ में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि और आरबीआई के लिए जो एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, एलआईसी में तो इसी साल से अप्लाई हो गया है एलआईसी की बहुत सारी जॉब्स के लिए। तो ये सभी जो जॉब्स थी दुनिया भर की, ये सब सीईटी से ही प्रिलिमिनरी टेस्ट किया जाएगा इनका। यानी कि जो छात्र कहते थे कि सर एसएससी का तो जो है पेपर में कुछ धांधलेबाजी चल रही है, या कहते थे किसी भी एजेंसी का पेपर सर लीक हो गया, या कहते थे सर यहाँ तो भारी भरकर नेपोटिज्म आता है या फिर पार्शियलिटी होती है सर, या फिर कहें कि भाई सब अपने रिश्तेदारों में जॉब बढ़ जाती है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है सर। अब ऐसे छात्रों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम अपना माइंड क्लियर करके वो लोग अपना इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने में इसमें बहुत ही कम गुंजाइश है किसी भी तरह की चीटिंग की। इसलिए शायद किशन जी ने कहा था, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले चु कदाचिन, माँ कर्म फले तु बुर्मा ते संगो सब अकर्माणी। यानी कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो, जैसा कर्म करा है फल वैसा ही मिल जाएगा। और परंतु इसमें शर्त यह है कि अपना कभी भी अपने आप को कर्म ना करने से ना जोड़े, अर्थात हमेशा अपने जो जॉब्स के लिए ट्राई करते रहें और अपनी तैयारी को और पुख्ता करते जाएं लगातार। एक बार नहीं तो 2 बार, और तब भी नहीं होता है तो ट्राई करते रहें, हार ना माने बिल्कुल भी। अब ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो गया है जो लोग जॉब्स के झंझट में नहीं फंसना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में स्पेशली। क्योंकि क्यों नहीं फंसना चाहते थे कि 8-10 तरह के फॉर्म भरना किसी का आसान काम तो है नहीं, किसी की बस की इतना आसान नहीं रहता है। साथ में सबके पैसे भरो, 1000 रुपये, किसी का 500 रुपये, फिर सबके लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके सबमिट करो। ध्यान रखो कि भाई इसमें ये ना रह जाए, उस डॉक्यूमेंट में ये ना रह जाए, लगे कि भाई आधी जिंदगी तो मेरी गुजर जाएगी जो इस फॉर्म में ही, अब पता ही नहीं उसके बाद जॉब लगे ना लगे। इसीलिए गवर्नमेंट को और बहुत सारी एजेंसीज को ऐसी उम्मीद है कि सालाना 5 करोड़ से भी ज्यादा छात्र इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि कितना भारी होने जा रहा है आपके लिए कंपटीशन। बस इसमें एक खुशखबरी ये है और बड़ी कि 5 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इन सभी वैकेंसीज को रिलीज करेगी और आपके लिए बहुत बड़ा मौका है इन सभी वैकेंसीज पे अपनी सीट बुक करने का। तो एकदम हमारे चैनल से जुड़े रहें और आज ही तैयारी अपनी पूरी तरह से शुरू कर दें, क्योंकि सितंबर लग बहुत दूर रहा होता है पर समय एकदम रेत की तरह बिखरता है। इसलिए आज ही बांध लें अपने आप को और समय से। तो दोस्तों, और हम आपको बताना चाहेंगे एक और बात कि अब जो हम कह रहे हैं ना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कॉमन उतना भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तरह के टेस्ट गवर्नमेंट इस बार भी ले रही है। एक टेस्ट लेती है मैट्रिकुलेट्स के लिए, तो दूसरा टेस्ट ले रही है हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, और तीसरा टेस्ट बनेगा ग्रेजुएट्स के लिए। तो समझें इन तीनों टेस्ट का डिफरेंस एकदम ध्यान से। मान लीजिए कोई जॉब है जो सिर्फ 10th पास स्टूडेंट्स को, जो मतलब जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 10th पास है, तो वो सारी जॉब्स मिलेंगी आपको अपने सीईटी लेवल 1 में। हम कहते हैं इसको सीईटी लेवल 1, जहां पे मिलेंगे आपको 10th पास की जॉब्स। अब लेवल 2 में हम रखते हैं
ट्वेल्थ पास की जॉब्स यानी कि हायर सेकेंडरी जॉब्स, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, ये जॉब्स उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने ट्वेल्थ एटलीस्ट पास कर लिया है। अब एसएससी सीजीएल या फिर बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ग्रेजुएट होना आपके लिए कंपलसरी है, तो उसके लिए आपको देना होगा लेवल 3 का एग्जाम। अब ग्रेजुएट बंदे कुछ बहुत होशियार छात्र हमारे आएंगे, सर कहेंगे कि हमने तो भाई ग्रेजुएट हैं, इतना मुश्किल वाला लेवल 3 का एग्जाम हमने दे दिया है, अब हमें लेवल 1 और 2 की क्या जरूरत, गवर्नमेंट हमारे लेवल 3 के एग्जाम से ही देख ले कितने होशियार हैं हम। बट ऐसा नहीं है, अगर आप ट्वेल्थ पास के किसी जॉब को लेना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 का एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल 3 के एग्जाम से आपको लेवल 1 एंड 2 की जॉब्स नहीं मिलेंगी। इसी तरह लेवल 2 से आपको सिर्फ लेवल 2 वाली ही जॉब्स मिलेंगी, लेवल 1 वाली जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखें कि आपको अगर तीनों तरह की जॉब चाहिए तो आपको तीनों तरह के ही एग्जाम्स को देना होगा। ऑफ कोर्स आपके एलिजिबिलिटी पे वो डिपेंड करेगा। एलिजिबिलिटी किस तरह की होगी? सबसे पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी ही है, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी हैं ही। दूसरा, आपकी एज पे वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल ये मान सकते हैं आप कि गवर्नमेंट कहे कि 10th लेवल की जो जॉब है 10th स्टूडेंट्स के लेवल के लिए, वो उसके लिए आपको 18 से 23 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लगभग इसी रेशियो, इसी के अंदर आपस में ही रखेगी गवर्नमेंट की, 18 से 23 ईयर्स के आसपास ही रखेगी गवर्नमेंट अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी तरह 12th पास के लिए गवर्नमेंट कह सकती है कि 20 से 25 साल तक के बीच में आपकी जो आपके ईयर्स होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, तो ही आप 12th का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप मान लीजिए हैं 19 साल के और आपने कर लिया 12th पास, तो भी आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ लेवल 1 का ही एग्जाम दे पाएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट का हमारा अंदाजा है कि 20 से 32 साल के बीच में रख सकती है ग्रेजुएट्स के लेवल 3 की एलिजिबिलिटी। तो ये चीज भी आप समझ लीजिए कि एज फैक्टर गवर्नमेंट ने इधर कंसीडर किया है। बट इसमें साथ में गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात ये बताई है कि मान लीजिए आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप हो गए 20 साल के, तो आप जब तक अपने एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, जब तक आप 25 ईयर्स या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखेगी वहां तक आप ना रीच कर दें। मतलब इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं, आप जितने मर्जी वहां तक ट्राई करते रहें। आप 20 साल के हैं, आपने शुरू करा एग्जाम, तो 32 साल तक आप ट्राई करते रहें, अपने आपको अपने एग्जाम्स को आप देते रहें। हालांकि सजेशन मेरी यही रहेगी फिर भी क्या कि वही जब हर एग्जाम में आप जो एग्जाम दें इसी तरह ही ना कौन सा रोज देने, हर एग्जाम के बाद खुद का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, खुद को सुधार करें, फिर नए एग्जाम में देखें क्या मेरा सुधार हो रहा है। अगर हर बार आप एक ही मार्क्स ला रहे हैं, 200 में से 100 मार्क्स से आप हर बार ला रहे हैं, तो बार बार एक ही गलती रिपीट करने से वो गलती सुधर नहीं जाएगी। गलती सुधारनी पड़ेगी आपको अपने अंदर झांक कर। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या जॉब्स हैं जो अभी इस साल हमें मिलने जा रही हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ जॉब्स मेंशन कर दी हैं आपके लिए। अगर आप 10th पास का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एलिजिबल होंगे एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और इसी तरह एसएससी जेएचटी के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप 10th पास का एग्जाम दें या 12th पास का। इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी, ये बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर आती हैं, जो जिनमें से कुछ जॉब 10th पास के लिए होती है, कुछ 12th पास के लिए और कुछ ग्रेजुएट्स के लिए। इसी तरह एसएससी कांस्टेबल 12th पास होना कंपलसरी है। इसी तरह एसएससी सीएचएसएल सब जानते हैं 12th पास होना कंपलसरी है। और ग्रेजुएट्स में एसएससी सीजीएल अभी भी वही नियम, सभी नियम वही है जो अभी हैं। ये तो जो हमारी जैसे 12th पास 10th पास के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वही रिक्वायरमेंट हम बता रहे हैं आपको। एसएससी सीपीओ के लिए ग्रेजुएट होना अभी भी कंपलसरी है ही। इसी तरह जितनी भी बैंकिंग की जॉब्स होती हैं, चाहे आप पीओ, एसओ या फिर क्लर्क बनना चाहते हैं या फिर एलआईसी असिस्टेंट, इन सभी के लिए ग्रेजुएट्स कंपलसरी हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इन जॉब्स के बारे में। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं हम कंक्लूड, और साथ ही जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिखाए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।